हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। अगर आपने इन डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया, आज की वीडियो यानी पूरी देख ली, तो इनमें से एक ना एक डेरिवेशन आपके पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, भाई को सपोर्ट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण डेरिवेशन। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, गारंटी से एक ना एक इसमें से एक डेरिवेशन आपके पेपर में जरूर आएगी। और आज की जो पहली डेरिवेशन होगी हमारी, वो फर्स्ट चैप्टर से, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर हम निरक्षीय स्थिति में भी सीखेंगे। इनमें से जरूर आपके इस साल एक पेपर में आने वाली हैं, दोनों में से एक ना एक आने वाली है इस साल पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। तो चलिए देखते हैं। तो किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के। तो मान लेते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव, आप लिखते जाइएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। क्या है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, नाम देते जाएंगे कि ए व बी है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए व बी है। इनका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, इनकी दूरी यानी बिंदु ए से ओ तक की दूरी क्या है आपकी? एल। और यहाँ से बिंदु बी तक की दूरी भी क्या होगी? एल। यानी कुल दूरी कितनी है इनकी? 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। क्लियर है? क्या पढ़ लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। इनका मध्य बिंदु ओ है, जिनकी एक दूसरे से दूरी यानी बिंदु ए की ओ से दूरी एल तथा बिंदु बी की बी से ओ तक की दूरी एल है। यानी कुल दूरी कितनी है एक दूसरे से? बिंदु ए और बिंदु बी की दूरी कितनी दूरी पर रखिए? 2l दूरी पर रखे हुए हैं। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं। क्या है? क्या है? मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें अक्षीय स्थिति में क्या है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी एक सीधी रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाती है। और इस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी? E1 व E2 है। ठीक है, इस पर E1 व ठीक है E1 और इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? E2। तो क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु E1 तक की दूरी मान लेते हैं R माइनस एल। अब R माइनस एल हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? क्या माने? प्लस क्यू आवेश से बिंदु E1 तक की दूरी R माइनस एल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से एक दूरी L है, हमने एक L को यहाँ से हम हटा चुके हैं, केवल हमने क्या लिया? एक L लिया। तो इसमें से हमने क्या किया? R में से एक L को क्या कर दिया? माइनस। तो बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु E1 की दूरी कितनी है? R माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु E2 तक की दूरी कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? R प्लस के एल हो जाएगी। वो कहाँ तक? बिंदु E2 तक की दूरी। देखिए क्यों? कि अब इसमें दोनों एल जुड़ चुके हैं। तो क्लियर है? इतनी भाषा आप लिख लोगे। चलिए देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि अब सबसे पहले देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हमने पढ़ा क्या है? E1 है। तो E1 बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? Q/R माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दूरी क्या है? हमारा सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? Q/R स्क्वायर होता है। तो हमने क्या लिख दिया? कि यहाँ पर R क्या है हमारा? R माइनस एल है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो परावैद्युत वाले माध्यम में स्थित है, तो हम क्या लिख देंगे? के माध्यम। परावैद्युतांक क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। ठीक है, फिर इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार आप देखोगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, अब किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी आपकी?
क्या हो जाएगी E2। तो E2 बराबर 1/4 k इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी क्या होगी आर प्लस एल स्क्वायर। इसे मानोगे आप समीकरण 1 मानोगे। ठीक है, क्या मानोगे समीकरण 1 मान लोगे। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखते हैं कितनी है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो क्या लेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ देखा बिंदु E1 की दिशा कहाँ पर है आगे की ओर है तथा बिंदु E2 की दिशा किसकी पीछे की ओर, यानी एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में है। तो इन पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो भी क्या होगी E बराबर E1 माइनस E2। अब माइनस क्यों लिया क्योंकि ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। तो हम लिख देंगे कि E1 का मान क्या है हम लिख दें। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 k इंटू क्या है क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि 1/4 के क्यू इसमें भी है और इसमें भी है तो हम क्या करें कि क्यू बटे 4 के यानी क्यू को यहाँ पर लिखकर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा। तो अब आपने पढ़ा होगा भिन्न, तो आप जानते होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है भिन्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों को एलसीएम आ जाएंगे r प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगी। जब r माइनस एल स्क्वायर से आप इन दोनों में भाग दोगे तो r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, क्या बचेगा r प्लस एल। तो क्या लिखेंगे r प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब r प्लस एल से r प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस एल। तो क्या लिखेंगे r माइनस एल का स्क्वायर बच जाएगा। ये जैसे कि जैसे हैं वैसे की वैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बस हल करते आइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने अब 3 फॉर्मूला हमें लिखने हैं। एक तो देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा पढ़ा होगा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाता है माइनस 2ab। और एक और पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दो चीज़ें होती हैं कि नहीं। तो ये 3 फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखे दिख रहे होंगे। फर्स्ट देखिए पहला देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लगेंगे। चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे अपना सूत्र जो अपना है वो लिखते चले कि e बराबर क्या लिख रहे हैं तो q बटे 4 k। ठीक है, लिख दें। तो अंदर क्या लिखें फॉर्मूला खोलें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर इनके लिए कैसे लिखते हैं हम किस रूप में लिख दें इस रूप में बना देते हैं कि r स्क्वायर माइनस की एल स्क्वायर और इन सबका क्या है ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर है। तो अब भाई साहब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जो धन और ऋण एक दूसरे से काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का है और आर स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे। एल स्क्वायर प्लस का है एल स्क्वायर, अब माइनस का अंदर गुणा होगा, देखो माइनस का अंदर गुणा होगा इसमें तो ये सब माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा तो ये भी एल स्क्वायर माइनस का है तो कट जाएगा। अब यहाँ आर 2rl प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2rl कितने हो जाएंगे 4rl हो जाएंगे। यानी अब हमारा बचा क्या है q बटे 4 k इंटू क्या बचा 4rl बटे यहाँ पर क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर, ये बच जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो एल से हमें तकलीफ है भाई, एल से का पहली फुर्सत में निकल रहे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर का मान हम मान लेंगे कि बड़ा है
किससे, एल स्क्वायर की अपेक्षा। यानी मान लेते हैं कि आर का मान, एल का मान नगण्य है किसकी अपेक्षा, आर स्क्वायर की। तो यानी यहाँ पर एल के मान को हम हटा देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्यू बटे 4πε0 के इंटू क्या बचा 4r/l बटे केवल क्या बचेगा आपका आर का स्क्वायर, यानी आर की घात कितनी, 4 बच जाएंगे। और 4 नहीं बचने देना है, एक ऊपर आर है, 4 नीचे है, तो एक इसमें से क्या करते हैं हम उड़ा देते हैं। तो क्या बचेगा आपका क्यू बटे 4πε0 इंटू क्या बचा 4l बटे आर की घात कितनी, 3 बच जाएंगी। क्योंकि अब आप क्या कीजिए, अब क्यू से कहिए जहाँ से आए थे अब वहाँ चले जाइए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4πε0 के, ठीक, के इंटू क्या हो जाएगा 4QL बटे आर की घात 3 हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। तो अब एक क्या कीजिए कि E बराबर 1/4πε0 इंटू के। तो यहाँ के अगर हम क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पर 2 करके अंदर क्या लिख दें 2QL लिख दें और बटे RQ हो जाएगा, सही होगा। अगर हम दोबारा 2 का गुणा करें तो वही का वही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी कि 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। 2QL बराबर क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो 1/4πε0 के इंटू 2QL बराबर क्या हो जाएगा, तो 2QL बराबर क्या हो जाएगा P बटे RQ। ये हो जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आपको और आगे हल करना है तो के का मान वायु निर्वात में 1 रखने पर तब क्या होगा आपका 1/4πε0 के हट जाएगा, 1 रखने पर क्या बचेगा 2P बटे RQ बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका व्यंजक, वही मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको अच्छे से एक बार और तैयार कर लीजिएगा। अब एक और देखते हैं, निरक्षीय स्थिति में देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको करते हैं हम साफ करने। चलिए तो अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। ये भी जरूर यानी हो सकता है साले आ जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको तैयार करना है हमें बहुत ही शानदार तरीके से। और जो मैं भाषा बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। हम वही जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है तथा के मध्य बिंदु ओ से ए तक की, बिंदु ए से ओ तक की दूरी एल और बिंदु बी से भी कितनी दूरी हो जाएगी एल, ठीक है। यानी कह सकते हैं कुल कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 2L दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। अब बिंदु O के लंब अर्धक R दूरी पर क्या है, लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों रेखाओं को मिला दें, ठीक है, मिला दें तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ हो जाएगी यहाँ पर E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण इसके विपरीत यहाँ पर मतलब उसी दिशा में मान लेते हैं, दिशा क्या है बस सेम, दोनों की एक ही दिशा होगी क्योंकि जाएंगे यहाँ से एक सीधा निकल जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो यह हो जाएगी, तो ये दिशा अलग है। तो मतलब यहाँ पर जाएंगे कहीं भी तो एक दूसरे से मिल जाएंगे। और हम उसमें पढ़ रहे थे कैसे कि उन दूसरों उनकी दिशा कैसी थी, विपरीत थी, हमने अक्षीय स्थितियाँ पढ़ी थी, लेकिन इसमें क्या होगी, इनकी दिशा एक समान दिशा में मान सकते हैं, ये भी चले जाएंगे तो एक ही दिशा में जा रहे हैं मान लेते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगी E2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2 हो जाएगी। तो इन पर कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना है कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। बस आपने इस पर आती ज़्यादा बकवास ना करते हुए सिंपल सा आप समझिए, अब इतना आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, अब देखिए निकल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, दूरी भी तो चाहिए यहाँ से। तो हम कह लेंगे बिंदु B से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए आपने पढ़ा हो, देखिए पाइथागोरस पढ़ी अपने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, लंब है, कितना है R है, आधार कितना है यहाँ पर
मान लीजिए आधा भाग ले लिया तो एल है, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु ए बी सी है मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये आधार लंब है, जी आर लंब है, एल आधार है, तो हमें क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर यानी क्या होगा, यहाँ पर कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना है अपना आर का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब वर्गमूल करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण आपका निकल कर आ जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी बिंदु प्लस क्यू और इससे बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर अगर आपने आधा भाग ले लिया यहाँ पर, तो इसकी वही निकली तो इसकी भी वही निकलेगी। तो सेम दोनों की दूरियाँ क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी माइनस क्यू आवेश से भी और प्लस क्यू आवेश से भी दूरी वही होगी। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ई वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यों परावर्तक वाले माध्यम में रखा हुआ है, तो ये इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इन सब का क्या होगा स्क्वायर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक से। तो जब इनका स्क्वायर हो जाएगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तब क्या करेंगे हम, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि ई वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। इसे मानेंगे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण से हम लिख दें तो क्या हो जाएगा ई टू बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे सेम टू सेम वही दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसके लिए भी क्या निकल कर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो क्या है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E1 और E2 के मान सेम है, देख लीजिए आप दोनों मान समीकरण 1 समीकरण 2 सेम है, तो ये कह सकते हैं तब क्या होगा, या क्या लगे कि E बराबर क्या हो जाएगा E1 मान लेते कोई बार, तो E1 बराबर यहाँ पर लिखते हैं कि E1 cos थीटा, E1 बराबर क्या है E2 है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो आप यार E1 की जगह आप कोई भी मान एक को रख दीजिए, यानी कि कैसे कर दें, तो क्या लिखते हैं 2E1 मान लेते हैं, हो जाएगा नहीं, यहाँ पर हम E1 E2 की जगह हम E1 ही मान ले क्योंकि बराबर हैं दोनों मान। तो क्या हो जाएगा 2E1, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी E बराबर क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों मान समान हैं तो इसका भी मान क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो E1 बराबर 2E1 ले लिए हमने, तो 2E1 cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें अब क्या हो जाएगा आपका, मान रखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। चूँकि अगर हम क्या लिखते हैं कि अगर हम सही से लिख देंगे बार कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है cos थीटा बराबर। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम क्या किससे निकाल रहे हैं कि cos थीटा बराबर क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार क्या है देखिए L है, और कर्ण क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम cos थीटा की यहाँ आपको जगह पर हम क्या लेते हैं L अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रख दें इतना हो जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर देखिए L 2QL हो जाएगा कि नहीं, तो 2QL, तो यहाँ क्या 2QL गुणा कर लें अंडर रूट। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आर स्क्वायर का मान, हमने भी उसमें पढ़ा था कि आर स्क्वायर का मान बड़ा हो किसकी अपेक्षा एल स्क्वायर की, तो एल के मान को यहाँ से हम हटा देंगे और क्या बचेगा केवल आर का मान। तो यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर बचा, ठीक है। और इसमें जब आर का अंडर रूट खोलोगे तो वर्गमूल क्या होगा आर हो जाएगा, तो आर का एक बार और गुणा हो जाएगा, तो आर की घात कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि 2QL बराबर क्या होता है P,
तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2QL बराबर क्या हो जाएगा, P/R³ हो जाएगा। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। चूँकि हमने पढ़ा है कि K बराबर क्या होता है, वायु निर्वात में 1, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P/R³ हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो पहले 2 कर चुके हैं उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर वे नहीं भी आएंगे तो उनमें से जो एक क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, गारंटी ले लीजिए, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। उन सबसे, इन दोनों से इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं। तो क्या पढ़ा है, जैसी भाषा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो मान लेते माना एक क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, मानना ही तो है। ये क्या हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या बना लिया हमने, वैद्युत क्षेत्र E है। इस पर क्या रखा है, पर वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं, माना एक वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए, वैद्युत द्विध्रुव AB क्या थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कैसा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्या पा लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इनके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश स्थित है, जिन पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, जिनके एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करते हैं, यानी F, और यहाँ पर भी क्या करते हैं F, दूसरा बल। तो इनकी विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करते हैं। बल कार्य क्यों कर रहे हैं, वे चाह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, हम घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएं। और जो दिशा में लाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। तो उसी को हम टॉस यानी बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम पढ़ें, दूरियां हमें पता है सब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक दूसरे से दूरी कितनी होती है, बिंदु A और B की, तो 2L दूरी पर रखी होती है। इनका मध्य बिंदु क्या होता है, O होता है। अब ये क्या है, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए रखे हुए हैं, तो इनकी क्या कहलाती है, लंबवत दूरी कहलाती है, जिसे हम किससे लिखते हैं, साइन थीटा से लिखते हैं। किससे, साइन थीटा से लिखते हैं। कितनी हो जाएगी, 12 साइन थीटा हो जाएगी। आपकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 12 साइन थीटा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख दें कि लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, 12 साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी भाषा आपको लिख लेनी है इसमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इन पर 2 विपरीत प्रकार के बल, यानी यहाँ पर देंगे एक +Q आवेश पर जो बल लग रहे हैं। अब बल के लिए आप निकाल सकते हैं, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी, E बराबर F/Q। अगर आपको निकालना है तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ, यानी जो बल कार्य कर रहे हैं वो कौन से, EQ। यहाँ पर भी क्या होगा आपका EQ बल काम करेगा। ठीक है, लेकिन माइनस विपरीत दिशा में 2 बल काम कर रहे हैं, जो क्या करें, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब इस पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कह लेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉ। क्या होता है, किसे प्रदर्शित करते हैं, टॉ। टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत, ठीक है, लंबवत दूरी होती है। टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। क्योंकि बल क्या है आपका F है, लंबवत दूरी क्या है आपकी, हमने बता चुकी है 12 साइन थीटा है। यहाँ पर लंबवत दूरी क्या है, 12 साइन थीटा। अब बल की जगह आप क्या लिख सकते हो, F बराबर क्या पढ़ा हमने, F बराबर क्या हो जाएगा आपका EQ। तो यहाँ पर लिख दें हम EQ बराबर क्या होगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि अब हम थोड़ी गुणा है तो क्या हो जाएगा, E बराबर हमने पढ़ा है कि 2QL साइन थीटा। तो 2QL बराबर क्या पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से 2QL बराबर क्या होता है, P होता है।
तो क्या हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा पी, यानी ऐसे आप लिख सकते हो कि पी ई, टू क्यूएल बराबर क्या होगा पी ई क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी टॉ बराबर पी ई साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। बस इतना सा करना, थोड़ी भाषा लिखनी होती है और आप इसको लिख दीजिए और ये निकल आएगा आपकी किसके लिए बलयुग्मिक आघूर्ण का व्यंजक निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है तो वो पढ़ चुके हम, कैसे निकालना है वही हो चुका। चलिए